स्टोरी फ्लिक्स प्रेजेंटिंग किल बिल। दोस्तों, किल बिल इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक वेडिंग दिखाई जाती है, मतलब कि शादी दिखाई जाती है। और इस वेडिंग में सभी लोग मार चुके होते हैं और यहाँ पर रहती है इस वेडिंग में दुल्हन या फिर कह लें ब्राइड, जो कि पूरी तरीके से खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी होती है। और इसके सामने होता है एक आदमी जिसका नाम रहता है बिल, और इसने इसके सामने ये बंदूक लेके खड़ा हो रहता है। और इसकी ये हालत की होती है डेडली वाइपर असैसिनेशन स्क्वाड ने, या फिर कह लिए किलर्स का अंडरग्राउंड ग्रुप होता है जो कि लोगों को मारते हैं। और इन्होंने इसको ऐसा क्यों मारा होता है ये आगे मूवी मालूम चलेगा। बिल रहता है जो दुल्हन के सर पे बंदूक रखा होता है। दुल्हन उससे बोलने वाली होती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मत मारो, लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट बोलती है तो बिल उसे गोली से शूट कर देता है। इसके बाद ये कहानी 4 साल आगे चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि जो लेडी थी वो किसी प्रकार से उस हमले से बच गई होती है और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो जाती है एक औरत के घर जिसका नाम रहता है वेरिटा ग्रीन। ये भी दोस्तों डेडली वाइपर एसोसिएशन स्क्वाड की एक समय मेंबर थी, लेकिन इसने अब ये काम छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिता रही होती है। और यहाँ हमें मालूम चलता है जो ब्राइड थी और ये जो औरत जिसके घर आई है, ये दोनों ही पहले बहुत खतरनाक किलर्स थे, लेकिन अब ये जो वुमेन है विनीटा ग्रीन, इसने अपना काम छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर ये दुल्हन अपना पुराना बदला लेने आई होती है, जहाँ पर इन दोनों में बहुत ही मैसिव एक्शन फाइट होती है, एक दूसरे को लोग मारने की कोशिश करती है और ये दोनों चाकू के से एक दूसरे को लड़ रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे वेनिटा की एक छोटी सी बच्ची निकी आ जाती है वहाँ पर, जिसको देख के ये दोनों अपना फाइट करना बंद कर देते हैं और इसके बाद ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो दुल्हन वेनिटा से पूछती है कि मैं तुमसे अपना हिसाब किताब बराबर करना चाहती हूँ, तो तुम मुझे कब मिलोगी। वेनिटा कहती है प्लीज़ मुझे मेरी बेटी के लिए छोड़ दो, मैंने वो सब काम छोड़ दिया। इस पर ब्राइड कहती है और तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या। इसके बाद जो वेनिटा रहती है वो दाल के एक डिब्बे में से एक बंदूक निकाल कर डायरेक्ट दुल्हन पे फायर करती है, लेकिन यहाँ पे जो ब्राइड रहती है ये भी बड़ी चालाकी से उससे बच जाती है और एक चक्कू उठाती है और सीधे वेनिटा के सीने पे वार करती है, जिसके कारण वही मर जाती है। अब ये सारा चीज़ वेनिटा की लड़की निक्की देखती है और ब्राइड उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अगर तुम बड़ी हो ना तो मुझसे बदला ज़रूर ले लेना। इसके बाद दोस्तों ये कहानी 4 साल पीछे चली जाती है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस पहुँची रहती है उस वेडिंग हॉल में जहाँ पर सभी लोग मरे पड़े होते हैं, और जो शेरिफ रहता है वो सबकी बॉडी सस्पेक्ट करता है और पाता है जो ब्राइड थी वो अभी भी जिंदा होती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। जब हॉस्पिटल में उसे ले जाया जाता है तो दिखाया जाता है कि वो कोमा में जा चुकी है, और जब वो कोमा में रहती है तो उसे एक और किलर लड़की एली मारने आई होती है और इसको भेजा होता है बिल ने। एली जब जाती है तो वो देखती है ये पूरी तरह से कोमा में होती है और ये कोई इंजेक्शन लेके उसके अंदर जहर डालने वाली होती है कि तभी एक उसे कॉल आता है और बिल कहता है कि हम उसे नहीं मारेंगे, ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है कि हम किसी मरे हुए को नहीं मारते हैं, उसे पहले जिंदा होने देते हैं, फिर उसे और तड़पा तड़पा के फिर से मारेंगे। जिस पे यहाँ पर वो लड़की रुक जाती है और वहाँ लौट जाती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जो ब्राइड रहती है वो 4 साल बाद कोमा में से उठती है और उसे मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और उसे ये भी मालूम चलता है कि जब वो कोमा में थी तो एक आदमी उसका रोज़ रेप किया करता था और अपने नए नए क्लाइंट्स को बुलाकर उनसे पैसा लेके इसका रेप कराता था। यह जानने के बाद वो सबसे पहले उस रेपिस्ट को मार डालती है और जो व्यक्ति इसका डीलिंग करता था उसको भी मार डालती है। इसके बाद उसी वार्ड बॉय का वो ट्रक लेती है और उसके ट्रक में जाके छिप जाती है, और यहाँ पे वो अपने आप को ठीक करने की मतलब चलने की कोशिश कर रही होती है, मतलब कि 4 साल बाद कोई भी इंसान चलना भूल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी फ्लैशबैक और हमें कुछ यहाँ पे मेन पॉइंट्स बताए जाएंगे। अब जो यहाँ पर ये जो डेडली वाइपर्स का स्क्वाड रहता है या फिर किलर का स्क्वाड रहता है, ये इसमें 4 लोग होते हैं, चारों का फोटो दिखाया जाता है और इन चारों ने इसको बहुत बुरी तरीके से मारा होता है इसकी शादी वाले दिन। और ऐसा क्यों किया होता है आपको आगे मालूम चलेगा कि तभी यहाँ पे वो ब्राइड कहती है ये है ओरेंशी, ये एक जापानीज लड़की रहती है, ये एक जापानीज मेंबर रहती है, मतलब अंडरग्राउंड वाले लोग ये लोग रहते हैं। और ये लड़की पहले बहुत सीधी रहती है, लेकिन एक बार इसके माता और पिता को एक गैंग मेंबर वालों ने मार लिया होता है, और ओरेन ये सारी चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा आग बबला हो जाती है और वो कड़ी ट्रेनिंग करके अपने आप को बहुत बलवान या मजबूत बना लेती है। इसके बाद वो याजुका बॉस जिसने उसके माता पिता को मारा होता है, सबसे पहले जाके मात्र 11 साल की उम्र में उसका कत्ल कर देती है। इसके बाद जितने भी लोग उसके सामने आते हैं वो अपनी फाइटिंग स्किल से उन सभी को मार गिराती है और जापान के अंदर अपना एक बहुत बड़ा रुतबा खड़ा कर देती है एज अ गैंगस्टर।
और ओरेन वही लड़की रहती है जो कि वाइप स्क्वाड को गैंग की मेंबर रहती है और जिसने इस ब्राइड को बहुत मारा होता है। इसके बाद यहाँ पे किसी प्रकार से जो ब्राइड रहती है उसने गाड़ी चलाना सीख लिया होता है और वो गाड़ी चला के सीधा जाती है प्लेन से जापान ओकिनावा और वहाँ पे एक बहुत पुराने तलवार बनाने वाले हाताड़ी हांजो के साथ मिलती है। हाताड़ी हांजो इसे बताता है कि मैंने अब तलवार बनाना बंद कर दिया है, ऐसा हथियार जिससे आम आदमी मरता है, मैंने वैसा कुछ नहीं बना था। लेकिन जब वो लड़की उसे बिल के बारे में बताती है तो वो आग बबूला हो जाता है और कहता है अगर तुम्हारा टारगेट बिल है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वह उसे एक बहुत ही खतरनाक हथियार बना के देता है जो कि एक तलवार रहता है और इस तलवार को इतना ज़्यादा कारीगरी से बनाया गया होता है कि इसे बनाने में 1 महीने लग जाते हैं। इसके बाद वो तलवार को लेकर जो ब्राइड रहती है वो ओरेन को ट्रैक कर रही होती है जो कि बहुत बड़ी गैंगस्टर रहती है और उसके 8 बॉडीगार्ड्स रहते हैं जिनमें से एक उसकी वकील सोफ़ी रहती है और एक स्कूल गर्ल गोगो और उसके कई सारे बॉडीगार्ड रहते हैं। स्कूल गर्ल गोगो और सोफ़ी ये दोनों ही बहुत ही डेडली किलर्स होते हैं। अब यहाँ पर ये लड़की उनका पूरी तरीके से पीछा करती है, जो ब्राइड रहती है उसे हर जगह फॉलो करती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक बार ये लोग रेस्टोरेंट में गए होते हैं, इनका पूरा गैंग वाले, और यहाँ पे पहुँची रहती है ब्राइड। अब ब्राइड के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने सारे फाइटर्स जो कि बहुत डेडली होते हैं उनसे कैसे सामना किया जाए, इसलिए वो सबसे पहले सोफ़ी को हॉस्टेज बना लेती है और कहती है अगर तुम में दम है तो मेरे सामने आओ ओरेन। कि तभी यहाँ पे ओरेन के सारे बॉडीगार्ड्स एक्टिव हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं और ओरेन भी बाहर आती है और जो ब्राइड रहती है सबसे पहले सोफ़ी का एक हाथ काट डालती है। इसके बाद जो ओरेन रहती है वो अपने बॉडीगार्ड्स को एक के बाद एक भेजती है। ब्राइड एक के बाद एक सारे बॉडीगार्ड्स को मार गिराती है वहीं पर। वहीं जो गोगो जो स्कूल गर्ल रहती है, जो सबसे खतरनाक किलर रहती है, जब वो उसके पास जाती है तो सबसे पहले वो उस ब्राइड को बहुत ज़्यादा चोट देती है, बहुत मारती है। लेकिन यहाँ पर इस जो स्कूल गर्ल का हथियार रहता है वो उसी भारी पड़ जाता है। इस लड़की का जो चेन रहता है जिससे नचा नचा मारी होती है टूट जाता है और इसी इसके मुँह पर लगता है और गोगो वहीं मारी जाती है और ब्राइड भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कुशलता के साथ लोगों से लड़ती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक मुझे बहुत ढकियानुशी बात लगी, जो यहाँ पर ओरेन थी वो कहती है कि ये सब तो मेरे छोटे मोटे गुंडे थे, असली बॉडीगार्ड्स तो अब आने वाले हैं। अब यहाँ पे 100-150 से अधिक लोग आ जाते हैं हाथों में तलवार लेके और वो सीधा इसके ऊपर हमला करते हैं और बड़ी बकचोदी के साथ ये जो ब्राइड थी, मतलब अभी तक साउथ एक्शन मैंने देखा, हॉलीवुड में देख रहा हूँ कि जो ब्राइड थी सबको कचाकच 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 काट के ख़त्म कर देती है। अब इसके बाद अब सामना होता है इसका ओरेन के साथ। अब ओरेन के साथ जब सामना होता है तो ओरेन इसको बहुत ज़्यादा मारती है, लेकिन फाइनली ये दोनों का सामना आमने सामने हो जाता है और ओरेन की तलवार और इसकी तलवार सीधा लड़ती है और जब ये लड़ती है तो ओरेन की तलवार कट जाती है क्योंकि हाथौड़ी हांजो की बनाई हुई तलवार थी और ओरेन के सर के ऊपर का हिस्सा उड़ जाता है और वहीं ख़त्म हो जाता है। ओरेन मरते वक्त कहती है सच में आज भी हाथौड़ी हांजो की तलवार का कोई जवाब नहीं। इसके बाद जो यहाँ पे ब्राइड रहती है वो सोफ़ी को उठा लेती है और उसे टॉर्चर करती है कि तुम मुझे डेडली वाइपर के बारे में बताओगी, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी डेडली वाइपर्स में कौन कौन है कहाँ है तो हर रोज़ मैं तुम्हारे शरीर का एक अंग काटूंगी। और फाइनली दिखाया जाता है ये जो ब्राइड रहती है वो सोफ़ी को उठाकर एक अस्पताल के बाहर फेंक देती है, उसे मतलब जिंदा छोड़ देती है और वो उसने क्यों छोड़ा होता है ये मालूम चलता है। यहाँ पर जो ब्राइड रहती है वो चाहती है कि सोफ़ी सबको जाके बताए कि ब्राइड दोबारा वापस आ चुकी है और वो हर एक से बदला लेगी। अब इसके बाद दोस्तों बिल जो रहता है, जो मेन बॉस रहता है, वो सोफ़ी को ढूंढता है, हालांकि उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और ब्राइड के बारे में पूछता है। इससे यहाँ पर सोफ़ी बताती है कि ब्राइड बहुत खतरनाक और ताकतवर हो चुकी है और उसका सेकंड टारगेट वर्नीटा है। वर्नीटा कौन रहती है? जो कि इस अस्पताल में जहर दे के मारने आई होती है। और इस पर बिल कहता है तुम्हें उसे इतना तो बताना चाहिए था ना कि उसकी बेटी आज भी जिंदा है, मतलब कि ब्राइड की बेटी आज भी जिंदा है। और इसी सस्पेंस के साथ किल बिल का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। दोस्तों ये मूवी यहीं तक थी, इसकी पार्ट 2 में बहुत जल्द लाने वाला हूँ। अगर आपको पार्ट 2 देखने में इंटरेस्ट हो, अगर मन हो तो मेक श्योर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पे करिएगा 1 लाइक, एम करेंगे मात्र 50 लाइक के लिए, आप कर दोगे मुझे मालूम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।